हेलो दोस्तों, मैं लोकेश शाह। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ए सीरीज जो चल रही है उसमें A3 प्रारंभ कर रहे हैं। A3 थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। इसके अलग अलग पार्ट आएंगे। ये पहला पार्ट है, थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। इससे पहले हमने व्यष्टि में A0, A1 और A2 ये 3 सीरीज के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये A3 सीरीज आज प्रारंभ हो रही है। मांग का सिद्धांत बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एक आम आदमी को भी जानना चाहिए। ये हमारी डेली रूटीन, डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहा हो वही इसको पढ़े। भारत में रहने वाले हर आम आदमी का जो नेचर है वो इससे जुड़ा हुआ है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो सामान्य व्यवहार है, कैसा व्यवहार है, हम कैसा ट्रीट करते हैं बाजार में, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती हैं, उसी को हम यहाँ ट्रेस करते हैं। सबसे पहले मांग को भी समझने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। डिजायर्स या विलिंगनेस, इच्छाएं। इच्छाएं क्या होती हैं? किसी भी वस्तु को पाने की हम इच्छा कर लें, कर सकते हैं। कौन से पैसे लग रहे हैं? इच्छाएं असीमित, अनंत हैं। आप कुछ भी इच्छाएं करिए। इच्छा करने के लिए साधन की जरूरत नहीं होती है। सारी इच्छाएं हम पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? साधन कहाँ है? इच्छा तो बहुत है। घर पे सब एरोप्लेन सारे घर के बाहर खड़े रहे, प्लेटफॉर्म, ये एयरपोर्ट सब बना दे, बहुत सारी इच्छाएं हैं। लेकिन क्या हमारी सारी इच्छाएं इस अवतार में पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो इच्छाएं जो है वो असीमित हैं और उनके लिए साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लेते हैं आवश्यकता, वांट्स। ये क्या होता है? लगता तो सेम है, जैसे एक लेमैन को, आम आदमी को अगर बात करें, इच्छा, आवश्यकता, मांग, हाँ सब एक जैसा है, ऐसा ही चर्चा करेगा। आवश्यकता क्या है? प्रभावी इच्छा। प्रभावी इच्छा यानी वस्तु को खरीदने की इच्छा। दूसरा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन भी हैं। तीसरा पॉइंट, उन साधनों को हम व्यय करने के लिए तैयार हैं। ये 3 बातें अगर हो तो वस्तु की आवश्यकता बनती है। मुझे कार खरीदने की इच्छा है, पैसे नहीं है, वो इच्छा ही रहेगी। मुझे कार खरीदने की इच्छा है, मेरे पास 8 लाख रुपए हैं और मैं 8 लाख खर्च करने के लिए तैयार हूं, ये बन गई कार की आवश्यकता। अभी भी मांग नहीं बनी है ना? तो ये 3 बातें जब जुड़ती है, इच्छा, साधन और व्यय करने की तत्परता, तो ये बन जाती है आवश्यकता। आवश्यकता की परिभाषा पूछें तो प्रभावी इच्छा, इफेक्टिव डिजायर, इसको हम वांट या आवश्यकता कहते हैं। अब यदि मांग, वस्तु की मांग कब बनेगी, उसके लिए 5 आवश्यक तत्व हैं। 5 तत्व कौन से? 3 तो जो अभी हमने पढ़े, उसमें 2 और जोड़ने पड़ेंगे। कौन से? समय और कीमत। कल मुहूर्त अच्छा है, मतलब मुझे कल ही गाड़ी खरीदनी है, ये हो गई समय। लेकिन अगर कल खरीदने गया और भाव एकदम 50,000 बढ़ गया, मैं घर वापस भी आ सकता हूं। इसलिए समय और कीमत, निश्चित समय और निश्चित कीमत, ये 2 और जुड़ जाए आवश्यकता में, तो ये बन जाती है वस्तु की मांग। तो वस्तु की मांग होने के लिए 5 कारक हैं। एक तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरा है इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन की उपलब्धता, तीसरा है साधनों को व्यय करने की तत्परता, चौथा है निश्चित कीमत, पांचवा है निश्चित समय। ठीक है ना? ये 5 कारक जुड़ते हैं तब उस वस्तु की मांग बनती है। अब हम इन तीनों में संबंध देखते हैं। एक सबसे पहले देखिए, छोटा सर्कल है वो मांग का है। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? इच्छा है। क्यों? क्योंकि असीमित है। कौन से पैसे चाहिए इच्छा करने में? इच्छाएं तो असीमित है, सारी इच्छाएं थोड़ी पूरी हो रही। उनमें से कुछ को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे हैं, तो उनमें से
कुछ आवश्यकताएं बनी हैं। अब सारी आवश्यकताएं मांग थोड़ी बन जाएंगी, क्यों? इनमें से कुछ को कीमत और कुछ को समय प्रभावित करेंगे, तो आवश्यकताओं में से भी कुछ ही मांग बनी है। तो मांग तो बहुत कम है, आवश्यकता थोड़ी और ज्यादा और इच्छाएं और ज्यादा। अब हम बात करते हैं मांग और मांग मात्रा। दो शब्द हैं, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी भी मैंने आपको मांग की परिभाषा नहीं बनाई है, नहीं बताई है। देखें, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, मांग मात्रा। पहले मैं बात करूंगा मांग मात्रा की। मांग मात्रा क्या होता है? निश्चित समय और निश्चित कीमत पर उपभोक्ता जो मात्रा खरीदने के लिए तैयार है उसको हम कहेंगे वस्तु की मांग। कैसे? मैं अभी बाजार जा रहा हूं, आज मुझे 1 किलो एप्पल खरीदने हैं, लेकिन मैं बाजार जा रहा हूं, अगर 100 रुपये किलो मिलेंगे तो मैं 1 किलो एप्पल लाऊंगा। 100 रुपये कीमत पर मैं 1 किलो एप्पल खरीदने के लिए तैयार हूं, ये हुआ मांग मात्रा। क्यों? यहां पर्टिकुलर बात हो रही है, ये कीमत और इतनी मात्रा, इसको हम कहते हैं मांग मात्रा। अब बात करता हूं मांग। मांग इसमें क्या होगा? मैं बाजार जा रहा हूं, यदि 200 रुपये किलो मिलेंगे आधा किलो लाऊंगा, 150 रुपये किलो मिलेंगे 1 किलो लाऊंगा, 100 रुपये किलो मिलेंगे 2 किलो लाऊंगा। ये क्या हुआ? ये मांग हुई, इसको हम मांग कहते हैं। तो मांग की परिभाषा क्या बनेगी? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता जो मात्राएं खरीदने का इच्छुक है, जो मात्राएं खरीदना चाहता है, पॉसिबिलिटीज, उनको हम कहेंगे मांग। एक छोटा सा टेबल बनाया है, उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाते हैं। एक्स वस्तु की ये विभिन्न कीमतें हैं, 2, 3, 4। एक्स वस्तु की ये मांग मात्राएं हैं अलग अलग। 2 रुपया कीमत हो 10 इकाई खरीदना चाहता है, 3 पर 8 खरीदना चाहता है, 4 पे 6 खरीदना चाहता है। इन सारी संभावनाओं को हम कहेंगे मांग। ये लिस्ट है, शेड्यूल है, मांग अनुसूची भी कहते हैं इसको। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। और अगर ये शेड्यूल नहीं बताता और केवल इतना ही कहता 3 रुपया कीमत हो तो मैं 8 इकाई खरीदना चाहता हूं, ये मांग मात्रा कहलाएगी। जब पर्टिकुलर की बात होती है तो मात्रा शब्द जुड़ जाता है। क्लियर हो गया? अब हम वापस एक बार डेफिनेशन देख लें। निश्चित समय और निश्चित कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की जो निश्चित मात्रा खरीदना चाहता है उसे मांग मात्रा कहते हैं। अब हम बात करते हैं मांग। इसमें क्या होगा? निश्चित समय पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता जो भिन्न भिन्न मात्राएं खरीदना चाहता है उसे हम मांग कहते हैं। आप तो अपने दिमाग में ये टेबल ध्यान रखो, ये टेबल आ जाए, ये मांग, और एक पर्टिकुलर की बात हो मांग मात्रा। ठीक है? जनरल आपको केवल ये 2 शब्द एक साथ नहीं हो, केवल ऐसे ही मांग किसी को समझाना हो तो आप मांग मात्रा वाला डेफिनेशन भी किसी को, लेमैन को भी समझा सकते हो। भाई किसी भी निश्चित समय निश्चित कीमत पर उपभोक्ता जो खरीदना चाहता है वस्तु की मात्रा, बस वही मांग है। अब हम देखते हैं मांग फलन। सबसे पहले हम इसके बाद में लेते हैं मांग फलन, डिमांड फंक्शन। कभी भी फलन शब्द आए, आगे भी ध्यान रखना, आगे सभी चैप्टर्स में फलन तो आएंगे। उत्पादन फलन है, लागत फलन है। तो फलन का मतलब होता है, मैंने क्या बोला अभी? मांग फलन। तो मांग को तो लिखना है लेफ्ट साइड में, फलन बोला इसलिए एफ लिखना है, फंक्शनल रिलेशन। और ब्रैकेट में किसको लिखना है? जो इसको प्रभावित करते हैं, जो इसको निर्धारित करते हैं। वस्तु की मांग को कौन निर्धारित करेगा? ये कुछ कारक मैंने यहां पर लिखे हैं। dx मतलब x वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ गुड x। f का मतलब है फंक्शनल रिलेशन। px प्राइस ऑफ गुड x मतलब खुद की कीमत, जिस वस्तु की मांग की बात हो रही है उसी वस्तु की कीमत उसको प्रभावित करती है। pr प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स,
संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये क्या होती है हम आगे डिटेल बात करेंगे। आई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय का स्तर। टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की रुचि और पसंद। ई, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका या प्रत्याशा। डब्ल्यू, वेदर, है ना, मौसम और जलवायु। एन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, या हम इसको पॉपुलेशन का लेवल भी क्या है, पॉपुलेशन का हमने पी यहां नहीं लिखा क्योंकि पी प्राइस के लिए लिया है, इसलिए हमने जनसंख्या के स्तर को एन से लिखा है और डैश डैश कर दिया, और अन्य भी। तो ये सारे कारक जो है ये मांग को प्रभावित या निर्धारित करते हैं। और मांग फलन की परिभाषा क्या बनेगी, किसी वस्तु की मांग मात्रा और उसे निर्धारित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को हम मांग फलन कहते हैं। डेफिनेशन अपन ने बना दी, क्या डेफिनेशन बनी, किसी वस्तु की मांग मात्रा और उसे निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। ये मांग फलन की डेफिनेशन, ये मांग फलन हो गया, और ये सारी इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि ये क्या क्या हमने लिखा है। अब इनको हम डिटेल में बात करेंगे, वो इस हेडिंग में बात करेंगे। मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये सारे हैं, एक एक को डिटेल में हम पढ़ते हैं कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले पीएक्स, मतलब वस्तु की स्वयं की कीमत, प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ, जिस वस्तु की मांग की बात कर रहे हैं उसी की कीमत का क्या रिलेशन है। तो हम जनरल देखें, हम अपने स्वभाव में देखें कि जिस वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी खरीदारी हम कम करते हैं, और जिसकी कीमत कम होती है उसकी खरीदारी ज्यादा करते हैं। विपरीत संबंध है, लेकिन कब, जब अन्य सारी बातें स्थिर रहे, अन्य मतलब पीएक्स के अलावा ये जितने भी कारक लिखे ना वो सभी स्थिर रहें, तो हम बोलेंगे क्या या लिखेंगे क्या इसके अंदर, अन्य बातें या अन्य कारक या अन्य तत्व स्थिर रहें तो वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना, हमने बोला अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें स्थिर रहें तभी ये विपरीत संबंध होगा। यस, नेक्स्ट, संबंधित वस्तुओं की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या रिलेटिव गुड्स। संबंधित वस्तुओं को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन दो भागों में बांटा। सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न किसको बोलते हैं, नाम से क्लियर, हम शब्दों का विश्लेषण करें ना तो मैटर क्लियर हो जाएगा। स्थानापन्न मतलब एक दूसरे के स्थान पर जिनको प्रयोग में लाया जा सकता है। चलो पेप्सी नहीं मिल रही है, चलो कोको कोला पी लेते हैं। चाय नहीं मिल रही है, चलो कॉफी पी लेते हैं, है ना। तो एक वस्तु के स्थान पर यदि दूसरी वस्तु का भी उपयोग कर लें और हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो जाए तो ऐसी वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। पूरक वस्तुएं किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक की बजाय यदि एक की अनुपस्थिति हो ना तो दूसरे का उपयोग संभव न हो, मतलब जिनको एक साथ ही उपयोग में लाया जा सकता है, एक के अभाव में दूसरे का उपयोग संभव न हो। जैसे मोटरसाइकिल, पेट्रोल। मोटरसाइकिल तो है, पेट्रोल नहीं है, क्या करें, मोटरसाइकिल की पूजा करें। मान लो पेट्रोल है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल है मेरे पास, तो पेट्रोल का क्या करूं मैं। इसी प्रकार पेन और इंक, पेन तो है इंक नहीं है, इस पेन में इंक नहीं है, क्या करूं। मोबाइल और सिम, मोबाइल है सिम नहीं है, फिर क्या करें, गाने सुने अपन, बात कैसे होगी। इसलिए ये सारी जो गुड्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं, है ना। दोनों एक साथ ही उपयोग में आती है। अब अपन ये तो स्थानापन्न और पूरक होती क्या उसके बारे में बात की,
अब हम ये मांग से कैसे प्रभावित होती है उस पर बात करते हैं। देखिए, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने नेचर से ही इसको समझें कि यदि बाजार में चाय की कीमत बढ़ जाए तो लोग चाय नहीं खरीदेंगे, फिर कॉफी खरीदेंगे। तो एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि जिसकी कीमत बढ़ती है उसकी तो मांग घटेगी। जैसे पेप्सी और कोको कोला ही ले लो, पेप्सी की कीमत बढ़ गई, अब लोग पेप्सी नहीं पिएंगे, फिर दूसरा कोल्ड ड्रिंक कोको कोला, चलो कोको कोला ज्यादा पिएंगे, तो एक कोल्ड ड्रिंक की कीमत बढ़ती है और दूसरी कोल्ड ड्रिंक की मांग बढ़ती है। तो स्थानापन्न वस्तुओं में हम देखते हैं कि एक की कीमत और दूसरे की मांग में सीधा संबंध होता है। लिखा है यहाँ, चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी की मांग बढ़ेगी, चाय की कीमत घट जाएगी कॉफी की मांग घट जाएगी, अर्थात सीधा संबंध है। अब पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुओं में देखिए, यदि मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ गई, मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ी तो मोटरसाइकिल की मांग कम हो जाएगी, और मोटरसाइकिल की मांग कम होगी पेट्रोल की भी मांग कम हो जाएगी। तो यहां पर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाएगी, क्योंकि वस्तुएं तो दोनों एक साथ उपयोग में आएंगी ना। तो जिसकी कीमत बढ़ी है उसकी मांग घटी तो उसके रिलेटेड जो पूरक वस्तु है उसकी भी मांग घट जाएगी। तो यहाँ पर दोनों में विपरीत संबंध है, एक की कीमत बढ़ती है दूसरे की मांग घटती है। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अन्य बातें स्थिर रहें, है ना, यहाँ पर जितने भी ये कारक लिखे इसमें आय, उपभोक्ता की आय है, इसके अलावा बाकी सब स्थिर रहें तो आय बढ़ने पर हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तो मांग बढ़ती है। लेकिन शर्त है, सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स या प्रेस्टिजियस गुड्स जो हैं, सामान्य वस्तु हो, नॉर्मल गुड्स हो, श्रेष्ठ वस्तु हो, तो आय बढ़ने पर हम ज्यादा खरीदारी करते हैं, आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, आय घटने पर मांग घटती है। लेकिन हीन, निकृष्ट या घटिया, ये तीन शब्द हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर, अब अपन सोचेंगे इसकी क्या परिभाषा है। देखिए, कोई भी वस्तु है, मैं उदाहरण आपको बता दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो उदाहरण मैं दे रहा हूं वो मेरी दृष्टि से इंफीरियर है, लेकिन बहुत नीचे तबके में अगर कोई व्यक्ति, उसके लिए सुपीरियर भी हो सकती है। ये आय पर, इनकम लेवल पर डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए सामान्य है, कौन सी हमारे लिए हीन है और कौन सी हमारे लिए गिफिन है। ये आप ध्यान रखें। हीन को निकृष्ट भी बोलते हैं, घटिया भी बोलते हैं। हीन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, मतलब हमारी आय बढ़ती है तो हम घटिया वस्तुएं नहीं खरीदते हैं, थोड़ी सी सुपीरियर वस्तुएं खरीदते हैं। तो हीन वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक है, हमारी आय बढ़ती है तो हीन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। ठीक है ना। अब जैसे ज्वार है, बाजरा है, कई एरिया में हम देखें बहुत गरीब लोग हैं, वो परमानेंट मक्का खाते हैं क्योंकि गेहूं थोड़ा महंगा है। ठीक है ना। जब भी उनकी आय बढ़ेगी तो क्या वो मक्का ज्यादा खरीद लेंगे? नहीं, वो सोचेंगे यार मक्का तो परमानेंट खा, चलो अब तो गेहूं खाते हैं। तो मक्का की मांग आय बढ़ने पर कम हो जाएगी और वो पैसा गेहूं, चावल, चना उस पर व्यय करेंगे, मतलब वो उसके लिए सुपीरियर हो गई। इसलिए अपन किसी भी वस्तु को ये नहीं कहें कि ये हीन है या ये श्रेष्ठ है, ये व्यक्ति के आय स्तर पर डिपेंड करता है। हो सकता है मेरे लिए जो सुपीरियर हो वो मुकेश अंबानी के लिए घटिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मेरे लिए मोटरसाइकिल है वो श्रेष्ठ हो गई, या एक छोटी सी कार है श्रेष्ठ हो गई, और मुकेश अंबानी के नौकर ऐसी इससे भी अच्छी गाड़ियों में घूमते हो तो उनके लिए वो इंफीरियर हो गई। इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं बताएंगे कि ये घटिया है या ये श्रेष्ठ है, ये व्यक्ति के आय स्तर पर निर्भर करता है। तो आय का मांग से क्या संबंध है कि आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और घटिया, हीन, निकृष्ट, और एक होती है और घटिया से भी घटिया, इसको हम बोलते हैं गिफन। गिफन क्यों? क्योंकि प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन ने ऐसी घटिया वस्तुओं को बताया जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो ये जो घटिया वस्तु होती है, हीन वस्तु होती है, उन पर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, मतलब आय बढ़ने पर उनकी मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की रुचि और पसंद, टेस्ट
एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की रुचि और पसंद। ये क्या है, ये हम सोचें कि जब अन्य बातें स्थिर रहे मान लो, है ना, और हमारी रुचि में अनुकूल परिवर्तन हो। अनुकूल परिवर्तन मतलब उस वस्तु के प्रति लगाव उत्पन्न हो। तो ऐसी, जैसे मुझे रसमलाई बहुत अच्छी लगती है, मैं ज्यादा खरीद रहा हूं। मुझे लपसी नहीं भाती है तो मैं कम खरीदता हूं। समझ में आया ना? जो वस्तुएं हमारे अनुकूल है, हमारी रुचि के अनुकूल है, जिसकी पसंद में हमारे अनुकूल है, उनको हम ज्यादा खरीदते हैं। अगर हमारी रुचि और पसंद में अनुकूल परिवर्तन आएगा तो हम उन वस्तुओं को ज्यादा खरीदेंगे, प्रतिकूल परिवर्तन आएगा तो कम खरीदेंगे। फिर है भविष्य में कीमत परिवर्तन की प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। हमको ऐसा लगता है कि कल सुबह मतलब रात को 12 बजे पेट्रोल के भाव 4 रुपया प्रति लीटर बढ़ने वाले हैं। न्यूज में आ गया, हमको ऐसा लग भी रहा है। ऐसा अगर एक्सपेक्टेशन हो, संभावना है कि कल भाव बढ़ने वाले हैं, तो हम कल खरीदेंगे कि आज खरीदेंगे? आज ही खरीदेंगे भाई, है ना? तो जब भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका हो तो वर्तमान में मांग बढ़ जाती है। और अगर कल पेट्रोल सस्ता होने वाला है तो आज पैदल ही जाते, कल भरेंगे, है ना? इसका मतलब आज मांग कम हो गई। तो भविष्य में कीमत घटने की आशंका हो तो वर्तमान में मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें मौसम और जलवायु। यदि मौसम अनुकूल हो वस्तु के, जैसे बरसात का मौसम हो रहा है, यार पकौड़ी गरम गरम मिल जाए, मजा आ जाए, है ना? इसका मतलब मौसम के अनुकूल, अगर मौसम में अनुकूल परिवर्तन हो रहा है, वस्तु के अनुकूल, तो मांग बढ़ेगी। और प्रतिकूल परिवर्तन हो तो मांग घटेगी। एकदम ठंड आ गई और अभी कुल्फी आइसक्रीम खाना थोड़ा बहुत रिस्की है, इसका मतलब उनकी कुल्फी और आइसक्रीम की मांग अभी ठंड आ गई है तो कम हो गई। क्यों? क्योंकि मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन हो गया। फिर है जनसंख्या का स्तर या उपभोक्ताओं की संख्या। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी या उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, पर जनसंख्या कम होने पर मांग कम होगी। फिर है राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का अगर अर्थव्यवस्था में समान वितरण हुआ, समान वितरण मतलब अमीर गरीब सबके साथ, सबको एक जैसा अगर पैसा मिला, मतलब गरीबों के पास भी पैसा पहुंचा तो मांग बढ़ेगी, ठीक है ना? निचले तबके में जब पैसा पहुंचता है तो वो ज्यादा उपभोग करते हैं, बचते कम करते हैं। और अमीरों के पास जब पैसा पहुंचता है तो वो बचते ज्यादा करते हैं, उपभोग पर कम खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकता पहले से ही पूरी हो गई है। वो तो ये ढूंढते हैं कौन से बॉन्ड में पैसे लगाएं, कहाँ एफडी करें। और गरीब आदमी के पास पैसा पहुंचता है तो वो सोचता है क्या खरीदे। इसलिए जब देश में आय का समान वितरण होता है, अर्थात गरीबों तक भी पैसा पहुंचता है, तो वस्तुओं की मांग बढ़ती है। और असमान वितरण होता है कि अमीर बहुत अमीर हो गए, गरीब बहुत गरीब हो गए, तो ऐसी स्थिति में मांग कम हो जाती है। ये मांग को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये हमारा A3 सीरीज का फर्स्ट वीडियो हुआ। धन्यवाद।